दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार सार संग्रह जो स्पार्क पब्लिकेशन का है, आज तीसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोग दो इसका वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। और यह जो स्पार्क पब्लिकेशन का जो बुक आया है बिहार सार संग्रह, जो बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस 32 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग 14,000 प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए उसी को हम लोग देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार यह दिल्ली में है, ठीक है। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। अगर आपसे पूछे कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। अगला प्रश्न है कि सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था। तो सद्दाम हुसैन यह इराक में शासन करता था, इराक में। और इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद है। और यह यहाँ पर इराक में टिग्रिस नदी बहती है। और इराक का पूरा नाम मेसोपोटामिया था, जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता भी पढ़ते हैं, वहीं पर यह इराक में दजला और फरात नदी के तट पर वो सभ्यता उपजी थी। अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ कहाँ है। तो चंडीगढ़ यह हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि नालंदा क्या था। तो नालंदा एक विश्वविद्यालय था और इसका स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। आपसे पूछा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवा दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने ही करा दिया था। अगला प्रश्न है खालसा किस धर्म से संबंधित है। खालसा, तो खालसा जो है यह सिख धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा। तो दौड़ लगाते समय रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने इसका स्थापना खोज किया था। और कोशिका का खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न है किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है। किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है। तो हो जाएगा खम्भ मृदु ऊतक कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं। तो उसको स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है किसान का परम सहायक जीव कौन होता है। तो यह केंचुआ होता है, केंचुआ। और केंचुआ से वर्मी कंपोस्ट खाद जो बनता है। अगला प्रश्न है कि हैजा से रोगाणु क्या फैलाते हैं। तो मतलब हैजा किससे फैलता है। तो हो जाएगा घरेलू मक्खी से, और ये जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होती है। तो यह हो जाएगा सिनकोना वृक्ष के छाल से। अगला प्रश्न है कौन अमीबिक पेचिस पैदा करता है। तो यह हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है। उसको यूकेलिप्टस कहते हैं। इसको प्रकृति का दुश्मन भी यूकेलिप्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हो जाएगा मधुमेह। अगला प्रश्न है कि भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है। तो CV रमन ने इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी या प्रकाशित हुआ था, जो भी कहिए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है। तो हो जाएगा विटामिन डी को मुख्यतः हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा। तो लाल फूल को हरे कांच में देखेंगे तो काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है काला वीवर नाम क्यों दिया गया। क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोक देता है। अगला प्रश्न है कि किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपनयन को क्या कहते हैं। तो इसको आयनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी की धरती का औसत तापमान क्या होता। तो अधिक हो जाता। अगला प्रश्न है कि बीटा किरणें वास्तव में क्या है। तो रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। वहीं पर आपसे पूछे कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए तो नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं अस्थायी के लिए। अगला प्रश्न है कि परिणामित्रों का प्रयोग कहाँ होता है।
तो हो जाएगा केवल डीसी परिपथ में हो जाएगा, केवल डीसी परिपथ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है? तो एक अर्ध चालक तो सिलिकॉन है ही, अर्ध संवाहक होता है। अगला प्रश्न है कि सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर सेल में, सौर कोशिका में सिलिकॉन और सौर सेल में सीजियम का प्रयोग करते हैं, सीजियम। अगला प्रश्न है कि जल की कठोरता किसमें मापी जाती है? तो जल की कठोरता ईडैट तरीके से मापी जाती है, ईडैट तरीके से मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जो था, इसका विघटन हो गया 1991 ईस्वी में। 1991 में 13 उपनिवेश में यह टूट गया। यूएसएसआर 1991 में 13 उपनिवेश में टूट गया। अगला प्रश्न है कि तालिबान किस देश का संगठन है? तो हो जाएगा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शोरा है, शोरा। और अफगानिस्तान के संसद को भारत ने ही बनाया है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि LTTE किसका संगठन है? तो यह श्रीलंका के तमिलों का संगठन है, LTTE। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने? तो टोटल 15 देश बने था। अगला प्रश्न है कि चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? तो यह ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम एटमी धमाका किया था? तो यह किया था 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत सोवियत संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो हो जाएगा 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय भारत का विदेश मंत्री कौन था? तो यह था स्वर्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को किसने लिखा है? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? तो हो जाएगा 6ठी शताब्दी में, यानी 540 ईसा पूर्व BC में। अगला प्रश्न है कि महावीर जैन कहाँ पैदा हुए थे? तो हो जाएगा बिहार के कुंडलम वैशाली में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो यह कुशीनगर। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मसूत्र भाष्य को किसने लिखा है? तो यह आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है, ब्रह्मसूत्र भाष्य। अगला प्रश्न है कि महिष्मति किसका पूरा नाम है? महिष्मति तो हो जाएगा मधुबनी का। अगला प्रश्न है कि नालंदा बौद्ध विद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो यह बख्तियार खिलजी ने किया था, कुछ देर पहले हम लोग इसको पढ़े हैं। अगला प्रश्न है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था? तो मीर बाकी, बाबरी मस्जिद मीर बाकी बनवाया था। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य या मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिएगा, जिसको अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून में भेज दिया था 1857 के जो क्रांति हुई थी उसमें। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो यह हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से बंगाल का विभाजन हो गया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थानांतरण के पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी किस शहर में थी? तो कलकत्ता में। और दिल्ली कब बनी? तो 1911 में इसका गठन हुआ, 12 में बन गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किसने लिखा है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है? यह आनंद मठ हो जाएगा, आनंद मठ। अगला प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था? तो किया गया था 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, इस पर 1932 में हस्ताक्षर हुए थे। और पूना पैक्ट जब हो रहा था तो उस समय आपसे पूछे कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, तो रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। और अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में जो जालियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी, ठीक है, उसी समय जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न 1954 ईस्वी में दिया गया, 1954 ईस्वी में। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई और 3 व्यक्तियों को सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को दिया गया। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। अध्यक्षता पूछे तो 550। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? यानी सभापति, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। अगला प्रश्न है कि धारा 356 का संबंध किससे है? तो धारा 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न है कि धारा 370 किस विशेष दर्जा प्रदान करती है? तो ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 370 धारा के अनुच्छेद मिला था, लेकिन वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया। धारा 370 को खत्म कर दिया गया, अनुच्छेद 35A को भी खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बैकलर के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो यह स्कंदन द्वारा करती है, स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा करती है। स्कंदन का मतलब होता है कि जम जाना, ठीक है, नीचे जाकर। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं या प्रतिरक्षी होते हैं। अगला प्रश्न है कि नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो हो जाएगा एटीपी के रूप में। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, पूर्ण रूप एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक लचकदार पदार्थ क्या है? तो सबसे अधिक लचकदार पदार्थ इस्पात होता है, इस्पात। अगला प्रश्न है कौन केवल एक तत्व से निर्मित है? तो जो हीरा है एक तत्व से निर्मित है और यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। और अभी एक आपका C60 बकमिस्टर फुलेनिन है जिसको नैनो कार्बन के श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक होता है? तो नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाते हैं, निकेल। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है, टंगस्टन का संकेत W होता है, जो इसको राइट WR ब्रदर्स के द्वारा इसका खोज किया गया था 1783 ईस्वी में, और यह राजस्थान के देगाना खान में बहुत मिलता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया? तो यह हो जाएगा धारा 17 अनुच्छेद 17 के तहत। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का चेयरमैन कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो हो जाते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि राज्यों के किस समूह को 7 बहनें कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झूमिंग खेती जनजातीय कृषि इसको किससे समझते हैं? तो जनजातीय कृषि से। अगला प्रश्न है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह जाएगा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। बाद में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इनका जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ था, 1970 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ जाता है कि किस दशक में हुआ था श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में? तो 1970 के दशक में हुआ था, 1970 के दशक में हुआ था। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध, तो टिहरी बांध या उत्तर प्रदेश में है, टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, जेम्स वाट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके लिए किया था? तो यह अंधों के लिए किया था। 4 जनवरी को लुई ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो अंतरिक्ष यात्री का नाम था नील आर्मस्ट्रांग, 1969 में उतरा था। इसके साथ एल्विन एड्रिन भी एक व्यक्ति था। वो भी पूछता है आपसे, कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नील आर्मस्ट्रांग की जगह पर नहीं रहेगा, तो एल्विन एड्रिन याद रखिएगा, दूसरा व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय यात्री कौन था? अंतरिक्ष यात्री, तो यह था राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है कि भारत में मिसाइल पुरुष किसे कहा जाता है? तो मिसाइल पुरुष एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में जो हरित क्रांति जो आया था उसमें गेहूं का उपज सबसे ज़्यादा हुआ था, गेहूं का उपज सबसे ज़्यादा हुआ था। आपसे पूछे कि यह कहाँ से इसका शुरुआत हुआ? तो हो जाएगा पंतनगर विश्वविद्यालय से, पंतनगर विश्वविद्यालय से, उत्तराखंड से, ठीक है। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था, विलियम गॉड ने। अगला प्रश्न है कि मधुबनी कला का संबंध किससे है? तो मधुबनी कला का संबंध बिहार से है। अगला प्रश्न है कि बाउल कहाँ का संगीत है? तो बाउल यात्रा यह सब पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का है, कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का है, कथकली केरल का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? तो पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि मध्य प्रदेश और पहले छत्तीसगढ़ एक ही साथ था, ठीक है, बाद में दोनों अलग हो गया। तो यह पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, जिसमें महाभारत की कथाएं गा गा कर और सुनाई जाती है पंडवानी में। अगला प्रश्न है कि किस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? तो हो जाएगा कथकली नृत्य में। और युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि भिखारी ठाकुर क्या थे? तो ये हो जाएंगे लोक कवि गायक थे, लोक कवि गायक थे, जिन्हें बिहार का शेक्सपियर के नाम से भिखारी ठाकुर को जाना जाता है, बिहार का शेक्सपियर। अगला प्रश्न है कि कालका बिंदा दिन क्या थे?
कालका बिंदादिन या एक कथक नर्तक थे, कथक नर्तक थे। अगला प्रश्न है कि सदीर किसका पूरा नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह भरतनाट्यम का, भरतनाट्यम कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है, तो यह तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है कि मनमोहन बीना का आविष्कार किसने किया था, तो मनमोहन ही किया था। अगला प्रश्न है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो यह बंगाल में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में बौद्ध बनने वाले प्रथम राजा कौन थे, तो बिहार में बौद्ध बनने वाले यानी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले बिंबिसार थे। अगला प्रश्न है कि बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा हुआ है, तो हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है कि बलचनवा को किसने लिखा है, बलचनवा, बलचनवा को नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किसने प्रस्तुत किया या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो यह जयप्रकाश नारायण दिए थे। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि 11 अप्रैल 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था, तो 1999 में अग्नि द्वितीय अग्नि 2 का प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा, तो आग जलाना सीखा था, आग जलाना सीखा था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज क्या थे, तो गेहूं और जौ था, गेहूं और जौ था। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे, तो यह स्वीडन में हुए थे, स्वीडन में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है कि रोजगार समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, तो होता है नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो हो जाएगा 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, मैंने 1699 से लेकर 1999 300 हो गया ना। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ का स्थापना 1699 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किस के पुत्र थे, तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो ये थे WC बनर्जी, WC व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, यानी कहाँ से बहती है, तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो हो जाएगा मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि म्यांमार किस देश का नया नाम है, तो हो जाएगा बर्मा का। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो हुआ था 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में मरले और डार्लिंग नदी 2 नदियाँ बहती है। अगला प्रश्न है कि भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है, तो हो जाएगा रांची में। अगला प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्री अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, जमशेदपुर, तो हो जाएगा स्वर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है, तो हो जाएगा 8 गज होती है, 8 गज। फुटबॉल को सॉकर के नाम से भी सॉसर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है कि भारत का परमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है, यानी भारत का जो परमाणिक समय है, मानक समय है, वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को है और यह इलाहाबाद के नैनी के समीप से होकर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा शनि के पास उपग्रह है, उसके बाद बृहस्पति के बाद। अगला प्रश्न है गारो जनजाति कहाँ निवास करती है, तो यह मेघालय में। तो गारो, खासी और जयंतिया तीनों जनजाति निवास करती है मेघालय में, ठीक है। और वहाँ पर जो गारो, खासी जो है जयंतिया है जनजाति है, वो वहीं पर पहाड़ी है, उसी पर नींबू की खेती में संतरा का खेती ज़्यादातर करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। अगला प्रश्न पहले 7 था अब 8 है, याद रखिएगा। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी बनाती है और यह अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है, तो हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अगर पूछे कि बिहार यूपी में जो वर्षा होती है तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है और ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है लौटते हुए मानसून के कारण होता है चेन्नई यानी तमिलनाडु में वर्षा। अगला प्रश्न है कि अधिकांश भारतीय वन कैसा होता है, तो भारत में जो अधिकांश वन है यह पतझड़ वन है, यानी अपना पता एक बार झाड़ लेती है। अगला प्रश्न है कि विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है, तो महादेश संख्या 7 है। अगला प्रश्न है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य
अभी 8वां का बताया जा रहा है कि जिनेंथ्रिया को बताया जा रहा है, लेकिन साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा चुने जाने के लिए न्यूनतम जो उम्र है, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूकंप सिस्मोग्राफी, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफी कहते हैं, उससे भी सिस्मोग्राफी से भी मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र सतह से ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग का कुल पिंड का कितना अंश दिखता है, तो 10वां भाग दिखता है, 10वां भाग, 1/10 होता है, 10वां भाग दिखता है आपका। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक बौद्धों का ग्रंथ है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, 3 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एन एक्टर्स जर्नी की किसने, एक आत्मकथा किसने लिखी है, तो हो जाएगा एन एक्टर्स जर्नी सईद जाफरी के द्वारा लिखा गया है, आत्मकथा है उनका। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, तो हो जाएगा चुनाव आयोग करता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था, तो हो जाएगा 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कौन सा वर्म कृमि सबसे लंबा होता है, तो जो कृमि सबसे लंबा होता है उसको टेपवर्म बोलते हैं, टेपवर्म। अगला प्रश्न है कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो हो जाएगा रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है कि शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राणियों के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, तो प्राणियों के लिए गैस जो है आवश्यक ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथियां हार्मोन सिक्रिट करती है, तो हो जाएगा एंडोक्राइन, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है, तो हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न है कि कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है, तो हो जाएगा स्तनधारियों में। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व पौधे में विकास के लिए आवश्यक है, तो हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन से पौधे को प्रोटीन मिलता है और नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में इसको ग्रहण करते हैं पौधा। अगला प्रश्न है कि बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा कलपक्कम, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं, तो 8 से 10% करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा तरंगधर जो होता है वो लाल रंग का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर फिशन में कौन सी किरणें नहीं निकलती है, तो हो जाएगा न्यूक्लियर फिशन में इंफ्रारेड किरणें नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा रतौंधी रोग। अगला प्रश्न है कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है, तो हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहरीले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा टॉक्सिन कहते हैं, टॉक्सिन। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए प्रयोग होता है, तो बीसीजी की टीका जो होता है टीबी की रोकथाम के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि एड्स की बीमारी कैसे फैलती है, तो एड्स की बीमारी वायरस HIV वायरस से होता है। अगला प्रश्न है किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, पहले बता चुके हैं, तो शनि के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अभी वर्तमान में शनि के पास है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है, तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है, तो हो जाएगा आपका पृथ्वी के करीब जो हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा पृथ्वी के करीब, सबसे करीब शुक्र ग्रह हो जाएगा। उसके बाद मंगल होगा, ठीक है। सौरमंडल की आकृति कैसी है, तो हो जाएगा अंडाकार, सौरमंडल की आकृति कैसी है, तो अंडाकार है। अगला प्रश्न है कि धरती का गर्भ कैसा है, तो धरती का जो गर्भ है वह ठोस है, ठोस। अगला प्रश्न है कि धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है, तो धरती का जो भाग है लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर भूचाल के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है, तो ग्रीन हाउस का सबसे अधिक असर कार्बन डाइऑक्साइड दिखाती है। अगला प्रश्न है कि किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है, तो हो जाएगा मटर के पौधा में। और दलहनी पौधे जितने भी हैं उसमें नाइट्रोजन की वृद्धि होती है राइजोबियम नामक जीवाणु से, ठीक है। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है कि रबर को कड़ा करने के लिए कौन सा पदार्थ को मिलाया जाता है, तो रबर को कड़ा करने के लिए सल्फर को मिलाया जाता है, सल्फर गंधक को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है किस धातु से अधिकतम विष फैलता है, तो शीशा से, लेड से, शीशा से फैलता सबसे ज्यादा विष यानी जहर। अगला प्रश्न है कि रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा चमड़े का कैंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है, तो यह हो जाएगा IRS-IB उपग्रह का
जो प्रयोग होता है वह मौसम जानकारी के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? तो हो जाएगा 1975 ईस्वी में शामिल हो गया। अगला प्रश्न है कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है यानी सोख लेती है? तो परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है। और भारत ने पहला अपना उपग्रह कब छोड़ा? पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? तो 1957 में। अगर भारत पूछता तो यह 1975 ईस्वी में हो जाता। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क जो होते हैं ना, ये ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह क्या हो जाता है? रक्त में घुल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इतना विषैला गैस है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ पोषक तत्व नहीं होता है? तो पोषक तत्व में जो हार्मोन होता है वह पोषक तत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर है। 149 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। और वहीं पर आपसे सबसे जो ज़्यादा दूरी हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो हो जाएगा आपको 4 जुलाई को जिसको अपहेलियन कहते हैं, अपसौर जिसको बोलते हैं अपसौर कहते हैं। और 3 जनवरी को सबसे जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो कम हो जाती है वह आपका हो जाता है 3 जनवरी को जिसको उपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का एक क्वेश्चन छूट गया। कौन सी ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो हो जाएगा बुध ग्रह, यानी सूर्य का परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है बुध को। अगला प्रश्न है कि भारत का परमाणिक देशांतर कितना है? तो 82.5 डिग्री है। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति को कॉलडेर कहते हैं, कॉलडेर। अगला प्रश्न है कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा कोलोराडो। अगला प्रश्न है कि जो चट्टान सेल में परिवर्तित हो जाती है उसे सेल कहते हैं। जो चट्टान स्लेट में परिवर्तित हो जाती है उसको सेल बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन है? तो हो जाएगा सोन, पुनपुन, क्यूल, क्यूल और चंदन, दक्षिणी सहायक नदियां। अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ है? तो यह हो जाएगा सिंदरी और छिंक पानी में है, सीमेंट उद्योग झारखंड में सिंदरी और छिंक पानी में है। अगला प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय मानिक शाह थे, मानिक शाह। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया? तो किया गया 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि RD बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो हो जाएगा 1942 में, रास बिहारी बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त की गई? तो किया गया था मई 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो हो जाएंगे अमेरिका के, USA के। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो हो जाएगा एंड्रूज। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1911 ईस्वी में गठन किया गया, 12 में बन गया। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है और वहीं पूछे कि बाबरनामा, तो बाबर के द्वारा लिखा गया है तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण कब हुआ? तो हो गया चंपारण आंदोलन से, क्योंकि जो 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका गए थे, भारत से आए 9 जनवरी 1915 को आए और 17 में चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ उसमें भाग लिए, राजकुमार शुक्ल इनको बुलाए थे। अगला प्रश्न है कि चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? तो चकमा शरणार्थी का संबंध बांग्लादेश से है। अगला प्रश्न है कि पोखरण जहां आणविक प्रशिक्षण किए गए कहाँ अवस्थित है? तो यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत किया गया है? तो वंदे मातरम आनंद मठ से उद्धृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में हुई? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में किए थे।
अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत लैंप का आविष्कार एडिसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न है खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती ही क्यों जलाई जाती है? क्योंकि इसका जो बिखराव जो होता है न्यूनतम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा है? तो हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था मुंबई में। अगला प्रश्न है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि 1921 ईस्वी में घटित मोपला आंदोलन की किस आंदोलन की शाखा थी? तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 22 तक चला था, 22 में स्थगित इसको महात्मा गांधी के द्वारा कर दिया गया क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटनाएं हो जाती है गोरखपुर में। इसी कारण गांधी जी ने दुखित होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 में केरल के मलाबार तट पर हुआ था और जिसके नेता भी कभी कभी पूछ जाता है तो अली मुसलियार थे। अली मुसलियार थे, मुसलियार याद रखिएगा, अली मुसलियार। अगला प्रश्न है कि जिस व्यक्ति को दूर की चीजों को देखने में दिक्कत होती है उसे किसकी आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा नतोदर ताल की। नतोदर ताल की। तो देखिए दो आंख में दोष दो प्रकार का हो जाता है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो निकट में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं। दूर में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं। ठीक है, तो निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि की सर्वाधिक गति किसमें होती है? तो ये हो जाएगा इस्पात में। इस्पात में। अगला प्रश्न है कबूतर किसका प्रतीक है? तो कबूतर शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा अगर उसे कहाँ रखा जाए? तो न्यूनतम हो जाएगा तो पृथ्वी के केंद्र पर रख देंगे तो उसका भार न्यूनतम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य सेल यानी सोलर सेल में क्या परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल जो है ना प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्योंकि देखते हैं छतों पर लगा देते हैं जो सोलर सेल होता है, प्लेट जो होता है लगा देते हैं तो सूर्य के प्रकाश को सोख कर उससे क्या होता है? बिजली पैदा करते हैं। तो प्रकाश की ऊर्जा को क्या किया? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की अगर सबसे बड़ी इकाई पूछे तो पारसेक होता है। पारसेक याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल किससे के सिकुड़ने से बनता है? तो जो ब्लैक होल है एस चंद्रशेखर के द्वारा इसका जो जानकारी दिया गया था, सभी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से बन जाता है ब्लैक होल। इसका घनत्व जो होता है ना सब बहुत ज़्यादा होता है इसका घनत्व। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस जो गैस होता है का प्रभाव कैसे होता है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से होता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा स्पुतनिक। क्या था? स्पुतनिक। अगला प्रश्न है कि जी का इकाई क्या है? क्या स्मॉल जी है? तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन वहीं पर आपका कैपिटल जी पूछता तो हो जाएगा इसका मान जो होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, पर केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी का क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका इकाई हो जाता। अगला प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी? तो देखिए 13 निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 2 8 3 आएगा, 2 8 10 3 13। तो जो लास्ट में होता है वहीं संयोजकता हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल को बनाने में किया जाता है? तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का करते हैं प्रयोग। अगला प्रश्न है कि प्रजारण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या देता है? तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देता है। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का सही सूत्र? तो बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न है कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? तो हो जाएगा 4 होती है। अगला प्रश्न है कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो हो जाएगा 109.28 डिग्री का कोण बनाता है या 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा इसका। ठीक है, जो एक डॉट रहेगा उसको मिनट पढ़ते हैं, 2 रहेगा तो उसको सेकंड पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन टिंडन होता है? टिंडन प्रभाव को दिखाता है तो हो जाएगा कोलाइड के कण। टिंडल नहीं होगा, टिंडन होता है। टिंडन प्रभाव को दिखाता है, कोलाइड के कण हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? तो एक वहन प्रोटीन का उदाहरण है। वहन प्रोटीन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि क्वार्सियोकर की बीमारी किसकी कमी से हो जाता है? तो हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। एक मरासमस भी रोग हो जाता है जो बच्चों में होता है। क्वार्सियोकर और मरासमस दोनों प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहते हैं। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। और
अगला प्रश्न है कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिट्टी अम्लीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूहों की मारने की दवा जिंक फॉस्फेट है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम किसने दिया था, तो हो जाएगा लिंडमैन ने दिया था। किंड नहीं, लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था, लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था। बुक है, कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुक वाले को नहीं आता है, मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तो हो जाएगा जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है कि जीव कोश की रासायनिक रचना को ठीक रखना। अगला प्रश्न है कि ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हो जाएगा रासाकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है, रासाकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम की रचना किससे होती है, तो हो जाएगा अमीनो अम्ल से होता है। अगला प्रश्न है कि पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किसने किया था, तो हो जाएगा एल्टन के द्वारा किया गया था, एल्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हो विद्रोह कब हुआ था, तो हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए जिसमें रेल सेवा ठप हो गया, इसमें अधिकतम प्रभावित कौन जिला था, तो था पटना। अगला प्रश्न है कि 6 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 40 से लेकर 1940 में बने थे और 1940 से लेकर 45 तक रहे थे। अगला प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद की अध्यक्षता में, श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया, तो 1914 ईस्वी के बाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष की गई, तो यह किया गया था 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे, तो एक असैनिक सेवक थे। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब हुई, तो हो जाएगा मार्च 1931 में, मार्च 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी, तो हो जाएगा उधम सिंह ने 1940 में, 1940 ईस्वी में मारी थी गोली। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में हुआ था आंदोलन के असफलता के कारण हुआ, तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि INA की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था उससे किसका अध्यक्ष चुना गया था खिलाफत आंदोलन में, तो महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्षों के लिए सजा की गई, तो 6 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है कि अधिकतम नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे, तो नरमपंथी नेता जो थे वह शहरी क्षेत्रों से थे और गर्मपंथी तो जानते हैं ग्रामीण इलाकों में। अगला प्रश्न है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया, तो बंगलौर को। अगला प्रश्न है कि रामेश्वरम किस राज्य का एक हिस्सा है, तो रामेश्वरम जो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि बोडो निवासी कहाँ निवास करती है, बोडो निवासी तो हो जाएगा गारो पहाड़ी पर, और गारो पहाड़ी कहाँ है, तो मेघालय में है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा शिवालिक। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य हो जाएगा केरल, सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। अगला प्रश्न है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं, तो आम्र वर्षा बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगने से है, तो हो जाएगा एक ही साथ 2 फसल, युग्म मतलब जोड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ किया गया, तो किया गया था शिव समुद्रम में, शिव समुद्रम कावेरी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो देशांतर, समय जो होता है ना, समय का निर्धारण देशांतर करता है, अक्षांश से दूरी का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है कि माउंट एटना क्या है, तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि ग्रांड कैनियन क्या है, तो एक खड्डा है, एक जॉर्ज है। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा भूमि सुधार यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है और संघ सूची में 100 विषय है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रथम बार कहाँ परिवर्तित किया गया, तो राजस्थान में नगौर जिला में। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत।
अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं का शुरुआत कब किया गया? तो ये किया गया 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी करता है। एनडीसी करता था, अब तो पंचवर्षीय योजना खत्म कर दिया गया और उसको नीति आयोग में बदल दिया गया। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग कैसा निकाय था? तो यह था असंवैधानिक निकाय था। उसी तरह आपसे पूछे कि नीति आयोग भी थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है नीति आयोग। अगला प्रश्न है कि दुर्लभ मुद्रा का आशय क्या है? तो दुर्लभ मुद्रा जो विकसित देशों का है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, हार्ड करेंसी। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड किसको उधार देता है? तो नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड या कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को नाबार्ड उधार देता है और नाबार्ड का स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? तो हो जाएगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। अगला प्रश्न है किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? तो हो जाएगा नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है कि WTO कब अस्तित्व में आया? तो हो जाएगा जनवरी 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा पीटर सदरलैंड, पीटर सदरलैंड। और विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 इसको स्थापना हुआ। पहले इसका नाम गैट था, GATT, गैट। और गैट का स्थापना पूछे तो 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि निवारण में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का शून्याकश में वेग अनुमान कितना होता है? तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। अगला प्रश्न है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो हो जाएगा H2SO4 को मूल रसायन माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लिया जाता है? तो हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा? SO2। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों में काम लिया जाता है? तो हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है कि आंतों के रोगी के निदान के लिए किन किरणों के उपयोग करते हैं? तो हो जाएगा एक्स किरण। और एक्स किरण रॉन्टजन के द्वारा इसका खोज किया गया था, आविष्कार करे। अगला प्रश्न है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क और ट्रेविनिरस के द्वारा समझाया गया था 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है कि लिनक्स क्या है? लिनक्स किसका नाम है? तो लिनक्स एक कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस का नाम है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक ये चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ। अगला प्रश्न है कि स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्न वासदत्ता के लेखक भास है। कौन है? भास। अगला प्रश्न है कि राजा खारवेल का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से, जिसको तिथि रहित अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, तिथि रहित लेख के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। अगर आपसे पूछे कि राजा खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो हो जाएगा चेदी वंश, चेदी वंश। अगला प्रश्न है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो हो जाएगा जावा सुमात्रा से, जावा सुमात्रा से। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या था? तो हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा चंदेल शासकों ने। और खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। लगभग 1000 वर्ष पुराना यह मंदिर है। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल है और विक्रम जो शिला विश्वविद्यालय है यह कहाँ है? भागलपुर में है। अगला प्रश्न है कि 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेखों किस राज्य में मिलते हैं? तो हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि मृषविश जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, मृषविश, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मुबायिन। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लाम था, दारुल इस्लाम। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है कि 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो ये थे रामनाथ और देवनाथ, रामनाथ और देवनाथ। अगला प्रश्न है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था?
तो हो जाएगा श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती राम प्यारी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, तो हो जाएगा हजारीबाग जेल में। अगला प्रश्न है कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ होती है, तो हो जाएगा सिंहभूम में, सिंहभूम से। अगला प्रश्न है कि पोखरण 2 का प्रशिक्षण कब किया गया, तो यह किया गया था 11 मई 1998 में। एक 94 में हुआ, एक 98 में, एक 74 में हुआ था, 74 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, तो हो जाएगा दामोदर, क्योंकि झारखंड से होती है। अगला प्रश्न है कि पटना से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कंप्रिहेंसिव टेस्ट व्हेन ट्रीट सीटीबीटी को कब अपनाया, तो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1996 में, सीटीबीटी को अपनाया 24 अक्टूबर 1996 में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद को गोली मारकर कहाँ हत्या कर दी गई, तो ये तो अपने से गोली मार लिए थे इलाहाबाद में, ठीक है, अपने आप को गोली मार लिया था चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि इन्होंने प्रण किया था कि मैं अंग्रेजों को जिंदा हाथ नहीं लगूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैशाली जिले में चेचर तथा समीपस्थ ग्राम समूह का अवशेष कहाँ विद्यमान है, तो हो जाएगा प्राचीन राजगृह में, प्राचीन राजगृह में। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है, जो कुरुक्षेत्र है यह हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र कहाँ है, तो हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि भारत में नहर का सिंचाई का कौन सा राज्य अग्रणी है नहर के सिंचाई में, तो नहर से हो जाएगा पंजाब, नलकूप से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और दक्षिण भारत में तो तालाब से ही सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, डुरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो लॉन टेनिस से, विंबलडन ट्रॉफी लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न है काजी नजरुल इस्लाम किस भाषा के थे, तो हो जाएगा बांग्ला भाषा के, बांग्ला भाषा के। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। और अगला प्रश्न है कुली के लेखक कौन है, कुली, तो हो जाएगा मुल्क राज आनंद। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म के लेखक कौन है, तो हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। अगला प्रश्न है कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है, तो हो जाएंगे आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन ने माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है कि मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ कब किया, तो हो जाएगा नवपाषाण काल से, नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न है कि युगल सावधान कहाँ मिले हैं, तो हो जाएगा लोथल में, लोथल में। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, तो हो जाएगा ब्यास नदी से, ब्यास नदी से। अगला प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस का समीकरण किससे किया जाता है, तो सेंड्रोकोटस का जो समीकरण है चंद्रगुप्त मौर्य से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मिहिर कुल कौन था, तो मिहिर कुल हुन शासक था, कौन था, हुन शासक, और हुन शासक तोरमान भी था, तोरमान। अगला प्रश्न है कि रजिया बेगम किस वंश की शासिका थी, तो ये हो जाएगा गुलाम वंश की, और इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है कि संकेत मुद्रा किसने चलाया था, तो हो जाएगा मोहम्मद तुगलक के द्वारा चलाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि संगीत और नृत्य पर किस राजा ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो हो जाएगा औरंगजेब ने लगा दिया था। और ठगी के अपराध का दमन किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और भारत शासन अधिनियम 1858 में गवर्नर जनरल का पद को खत्म करके वायसराय पद कर दिया गया था। इस तरह भारत का प्रथम वायसराय बना था। अगला प्रश्न है कि प्रेरक ऊर्जा का संचय किसमें होता है, तो प्रेरक ऊर्जा का संचय अपने चुंबकीय क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किसमें प्रयुक्त होते हैं, तो हो जाएगा मात्र एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है किसी आणविक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो किसी आणविक कक्षा में 2 होता है, ऐसे आपका अधिकतम 8 हो सकता है। अगला प्रश्न है कि उचित तंगुता पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हो जाएगा वायुमंडलीय का दबाव कम होने के कारण, वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण। अगला प्रश्न है कि जल का वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, यद्यपि यह क्या होती है, तो हो जाएगा एक उष्मा शोषी क्रिया। अगला प्रश्न है कि एक रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है, तो हो जाएगा संक्रियन ऊर्जा परिवर्तन करना, यानी उत्प्रेरक का काम है कि किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना और घटा देना, और बर्जीलस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई थी।
अगला प्रश्न है कि वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था? तो लॉर्ड का खिताब स्वराज पाल है। कौन है? स्वराज पाल। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो नेता हो जाएगा, इसमें देश पूछ रहा है तो भारत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नासिर टिटो थे। जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है? तो हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी 1946 में मनता। जन्म कब हुआ था? तो जनवरी 1900। जयप्रकाश दिवस, उनका जन्म 1946 में कैसे होगा? जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी 1946 में मनाया गया होगा पहली बार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो हो जाएगा जाइमेज। अगला प्रश्न है कि सिरका किसका एक तनु जलीय घोल है? तो हो जाएगा इथेनोइक अम्ल का, इथेनोइक अम्ल का। अगला प्रश्न है कि अणुचुंबक गुण अयुग्मित खाली इलेक्ट्रॉनों का गुण है। अगला प्रश्न है कि लोहा किस खनिज से बनता है? तो हो जाएगा हेमेटाइट से, हेमेटाइट से बनता है। अगला प्रश्न है कि जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस में माना जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको एरोसोल कहते हैं, एरोसोल। अगला प्रश्न है कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन किसका बहुलक है? तो हो जाएगा टेफ्लॉन का। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो हो जाएगा एटीपी। और मधुमेह रोग किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से हो जाता है मधुमेह रोग। अगला प्रश्न है कि राउल्फिया सर्पेंटाइना पौधे से किसका निष्कर्षित रसायन का नाम है? तो हो जाएगा रेसरपिन से। और अगला प्रश्न है कि गिजर्ड कहाँ मिलता है? तो ये हो जाएगा पक्षियों में गिजर्ड मिलता है, गिजर्ड पक्षियों में मिलता है। अगला प्रश्न है कि जैकॉब्सन अंग का कार्य क्या है? तो मुख गुहिका में भोजन को सूंघना। अगला प्रश्न है कि ब्रिक निवाहिका उपतंत्र किस प्रणाली में होता है या किस प्राणी में होता है? प्रणाली नहीं, प्राणी में होता है। तो हो जाएगा मेढक में होता है। ब्रिक निवाहिका उपतंत्र मेढक में होता है। और वाय कोष किस में होता है? तो वाय कोष कबूतर में होता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र पद किस व्यक्ति ने गढ़ा था? तो हो जाएगा एजी टेंसले ने। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य कला की संरचना का सर्वाधिक मान्य मॉडल क्या है? तो हो जाएगा तरल मोजेक मॉडल। अगला प्रश्न है कि अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलता है? तो हो जाएगा महाअमीबा चेयोस में मिलता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष, तो सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष सिकोया सिम्परबिरेंस है। अगला प्रश्न है कि क्लेडोड क्या है? तो एक हो जाएगा एक पूरी लंबा पर्णाभ स्कंद को क्लेडोड कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्णहरित युक्त मृदु ऊतक कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो इसको हरित लवक कहते हैं, अगला प्रश्न है कि बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि उबलते हुए जल में जीव द्रव्य कलाएं मर जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान क्या होता है? तो हो जाएगा पर्णहरित के एक इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के एक फोटोन से उद्वेलित होना। अगला प्रश्न है कि स्वक युग्मन का क्या अर्थ है? तो स्वक युग्मन का अर्थ है कि एक पुष्प के पराग कोशों से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण करना। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स का किससे संदर्भ है? हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ तरल माध्यम में पौधे को उगाने से है। अगला प्रश्न है कि सिग्नल आवृत्ति श्रव्य तरंग के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो इसको माडुलन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी के तरल पर औसत तापमान क्या होता? तो हो जाएगा अधिक होता। अगला प्रश्न है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। अगला प्रश्न है कि कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्तिशील चूर्ण छिड़ककर तथा किस प्रकाश में रहकर की जाती है? तो यह हो जाएगा परावैंगनी प्रकाश में। बीटा तरंगे क्या है? तो हो जाएगा रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय बल का उद्गम केंद्रक के एक जोड़े के बीच किन कणों के विनिमय से संबंधित किया जाता है? तो हो जाएगा पाई मेसोन से। अगला प्रश्न है कि एम्पियर घंटा किसका इकाई है? तो हो जाएगा ऊर्जा की। अगला प्रश्न है कि एक समान गति में विद्युत ऊर्जा क्या उत्पन्न करता है? तो हो जाएगा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। अगला प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म क्यों होती है? क्योंकि धरती और हवा से होने वाले विकिरण का
बादल रोक लेता है। अगला प्रश्न है कि समान जुड़वे बच्चा पैदा क्यों होते हैं? क्योंकि जब एक शुक्राणु एक अंडकोश को संसेचित करता है और संयुक्त पिंड विभाजित करता है तो कोशाणुओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में c का क्या मतलब है? तो हो जाएगा प्रकाश की गति। अगला प्रश्न है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिलता हो उससे पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है, इसके कारण क्या है? तो हो जाएगा ऑस्मोसिस के कारण। अगला प्रश्न है कि एस्प्रिन क्या है? तो हो जाएगा एनाल्जेसिक है। क्या है? एनाल्जेसिक है। अगला प्रश्न है कि पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है, अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो वह कितना ताप दर्शाएगा? तो वह केवल कमरे के तापमान को ही बतलाएगा। अगला प्रश्न है कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा उर्वरक होता है, वह पोटेशियम है। अगला प्रश्न है कि अणु बम क्या है? तो एक फिजन बम है। क्या है? फिजन बम है। अगला प्रश्न है कि एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह कैसी होती है? तो हो जाएगा ऊपर की ओर मुड़ी हुई। अगला प्रश्न है कि वर्षा की तीव्रता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो सेंटीमीटर पर दिन में, सेंटीमीटर में होता है। अगला प्रश्न है कि धारा की इकाई क्या हो जाएगा? तो एम्पियर। अगला प्रश्न है कि पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? तो हो जाएगा क्रोमियम के कारण। और रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो हो जाएगा रंग के कारण। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकरण का अर्थ किसका पतला लेपन चढ़ाने से है? तो हो जाएगा जस्ता से। अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों की कुल वजन उत्पादों के कुल वजन की तुलना में कितना होता है? तो हो जाएगा हमेशा समान होता है। अगला प्रश्न है कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो हो जाएगा अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण भारत और कहाँ के विशेषज्ञों ने किया था? तो फारस ईरान के विशेषज्ञों ने किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक की महानता मुख्यतः किसमें है? तो हो जाएगा विश्व बंधुत्व में है। अगला प्रश्न है कि कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर। अगला प्रश्न है कि संघ किनका पवित्र स्थल है? संघ तो हो जाएगा बौद्ध धर्म का, बौद्धों का। अगला प्रश्न है किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया? तो हो जाएगा 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि किन चार स्थलों में शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की है? तो एक है बद्रीनाथ, एक है श्रृंगेरी, एक है पुरिका, एक है द्वारिका। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी? तो हो जाएगा पर्शियन यानी फारस का। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त धातु इस्पात है और एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में गतिमान 2 इलेक्ट्रॉन धाराएं क्या करेगी? तो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। अगला प्रश्न है कि धारावाहक कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? प्रश्न है कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है? तो यह गुरु नानक के द्वारा कहा गया था और गुरु नानक ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था और लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल रहा था। अगला प्रश्न है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है और इन्होंने भारत में देसी रियासतों का एकीकरण के नाम देसी रियासतों का एकीकरण भी किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था? तो हो जाएगा बिहार का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? विश्व प्रसिद्ध। तो हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि एल नीनो क्या है? तो एल नीनो यह विश्व मौसम से संबंधित है, विश्व मौसम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उसको प्रचंड बवंडर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः कहाँ तक सीमित है? तो हो जाएगा सामान्यतः घास के प्रदेशों में, सामान्यतः घास के प्रदेशों में गेहूं का उत्पादन सीमित है। सबसे ज़्यादा गेहूं यूएसए अमेरिका में होता है। ठीक है। ऐसे तो अभी चीन हो गया है, चीन में 1 नंबर
हो जाएगा गेहूं और चावल दोनों चिन्ह हो गया है, लेकिन कहे कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो यह हो जाएगा दोनों में, चावल और गेहूं दोनों में भारत हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर लगा दे तब। अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को यांत्रिक वेदरिंग कहते हैं, यांत्रिक वेदरिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नेफा किसका पुराना नाम है? तो नेफा यह अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है किस राज्य में सबसे अधिक संथाल है? सबसे अधिक संथाल एक जनजाति है, यह हो जाएगा झारखंड में हो जाएगा, पहले बिहार में अब झारखंड हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? तो सबसे ज्यादा कोयले का भंडार दामोदर की घाटी में है, और इस दामोदर की घाटी का जो स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है। और इस भारत का सबसे पुराना घाटी है, भारत का सबसे पुराना घाटी है दामोदर घाटी, और यहाँ सबसे ज्यादा कोयला के भंडार है। सबसे ज्यादा कोयला अगर पूछे तो यह झारखंड में ही होगा। अगला प्रश्न है कि संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, और जो कहाँ है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा ऊंचाई कितना है? तो 8611 मीटर, 8611 मीटर। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्षा को किस तरह सही रूप में वर्णित कर सकते हैं? तो हो जाएगा अनियमित और असंतुलित। अगला प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग क्या है? तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। और त्रिस्तरीय कौन दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने 1957 में दिया था। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो हो जाएगा 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 320 के तहत, अनुच्छेद 320 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान के आमुख में कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और यही 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के लघु कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो सरकारी सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसके प्रति जिम्मेदार नहीं है? तो हो जाएगा राज्य की सुरक्षा के प्रति मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो ये ओडिसी है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य जिसमें पुरुष भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो हो जाएगा सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम होना। अगला प्रश्न है कि भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? तो भारत का यानी सेंट्रल यानी केंद्रीय बैंक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है कि विश्व में खेतिहर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो विश्व में खेतिहर भूमि का प्रतिशत 7.5% है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, आरा के जगदीशपुर से। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? क्योंकि उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना गोरखपुर में हो जाती है, ठीक है, जिसमें 20 से 22 सिपाहियों को मतलब पुलिस चौकी में ही आग लगा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि 1931 ईस्वी में गांधी जी और किनके बीच संपन्न समझौते का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के पराकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ? तो हो जाएगा लॉर्ड इरविन के समझौते के, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1885 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, यह किसके कारण हुआ था? तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन के कारण। अगला प्रश्न है कि प्रकाशिकी में U, V और F के बीच क्या संबंध है? तो हो जाएगा -1/f इजकल टू 1/u + 1/v, या इसी को कर दीजिए कि 1/f इजकल टू 1/v - 1/u, 1 - v - 1/u। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, पर kg स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि केपलर के ग्रहीय गति का प्रथम नियम के अनुसार ग्रह की गति कैसी है? तो हो जाएगा दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में होती है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइजेंस ने किया था, और प्रकाश तरंग और कण दोनों के भांति काम करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो हो जाएगा दूरी की इकाई है।
अगला प्रश्न है कि वाट बराबर होता है, तो वोल्ट गुना एम्पियर बराबर 1 वाट होता है। 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर इक्वल टू 1 वाट होता है। अगला प्रश्न है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रग्रहण कब होता है, तो चंद्रग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है कि टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, तो हो जाएगा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। अगला प्रश्न है कि रीड बिना नालिका वाद्य कौन सी है, तो हो जाएगा रीड बिना या बांसुरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैकेलाइट किससे उपलब्ध किया जाता है, तो हो जाएगा फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड से। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है कि ऑक्जेलिक एसिड जिसका सूत्र होता है H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, तो H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है। अगला प्रश्न है कि तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है, तो हो जाएगा गंधक। तांबा का शत्रु तत्व गंधक होता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडीन किसमें होता है, तो पिरिडीन नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस इस्पात का किसका मिश्र धातु है, तो हो जाएगा इस्पात, क्रोमियम और निकेल का। ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक कौन सा है, तो ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला एसिटिलीन है। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है, उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि तांबा कैसा तत्व है, तो एक संक्रमण तत्व है, तांबा एक संक्रमण तत्व है। अगला प्रश्न है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है, तो जल विश्लेषण पर स्टार्च ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है किण्वन प्रक्रिया में कौन सहायता करता है, तो किण्वन प्रक्रिया में अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है, इसलिए इसमें सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है, तो सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो यह पद किसको प्रस्तावित किया गया, तो किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा की दुर्घटना जिसमें जुलूस में लगभग 22 सिपाहियों की हत्या हो गई किस साल में हुई थी, तो हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस लिए हुआ था, तो नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान करने के लिए 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। अगला प्रश्न है कि धान का तिनका का कठोरपन का कारण क्या है, तो धान की तिनका का कठोरपन का कारण कोलेन काइमा है, क्या है, कोलेन काइमा है। अगला प्रश्न है कि सोरी के साथ पत्तियां किस नाम से जाने जाते हैं, तो सोरी के साथ जो पत्तियां होती है उसको स्पोरोफिल कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पौधा का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है, तो हो जाएगा एक्लिप्टा, क्या हो जाएगा, एक्लिप्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल अपने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, तो हो जाएगा मटर का पौधा। अगला प्रश्न है कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ का क्या नाम है, तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ का नाम डीएनए है, क्या है, डीएनए है। अगला प्रश्न है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो इसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं, क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एससीपी का एक स्रोत एस्पिरुलिना क्या है, तो एससीपी का एक स्रोत है एस्पिरुलिना या एक जीवाणु है, क्या है, बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकियों सामान्यतः किससे संबंधित होते हैं, तो हो जाएगा दात्र कोशिका रक्ताल्पता से। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है, तो हो जाएगा मैग्नीशियम की उपस्थिति में क्लोरोफिल बनता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश अनुवर्तन यानी प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन क्या है, तो हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म में ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन एक हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता का जनक किन्हें माना जाता है, तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है, तो मस्तिष्क ज्वर जो हो जाता है यह हो जाएगा आपका जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। अगला प्रश्न है कि टर्नर के संरक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या, तो टर्नर के संरक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोमों की संख्या 45 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है कि होम रूल की स्थापना किसने किया था,
तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया, तो यह हो जाएगा मौर्य सम्राटों ने, मौर्य सम्राटों ने। अगला प्रश्न है कि पटना शहर का पूर्व नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा बनवाया गया था, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, तो जाके सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे, तो हिंदू सभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य होता है, तो यह अजंता, अजंता की गुफाएं कहाँ है, एलोरा महाराष्ट्र में है, अजंता सॉरी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, एलोरा अजंता और एलोरा दोनों औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अजंता की चित्रकारियाँ किसकी कहानियों की वर्णन करती है, तो हो जाएगा जातक, और जातक किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से, जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पोत नगर यानी बंदरगाह कौन था, तो ये लोथल था, और लोथल के साथ साथ सुतकोतदा था, सुतकोतदा। अगला प्रश्न है कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक समृद्ध राज्य कौन है, तो भारत में सबसे अधिक समृद्ध राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर क्या है, तो हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसका परिणाम क्या है, तो हो जाएगा देश के दक्षिणी अर्ध में उष्ण जलवायु होता है। अगला प्रश्न है कि भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, तो हो जाएगा देश में भरपूर एवं सुविस्तृत साधन है किंतु उनके ठीक प्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का कारण क्या है, तो हो जाएगा समुद्री चट्टान का निर्माण होना। अगला प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन है, तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक है। अगला प्रश्न है कि अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है, तो हो जाएगा पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो हो जाएगा डोडा बेटा, कौन हो जाएगा, डोडा बेटा। अगला प्रश्न है कि भारत के बृहत्तम जलोढ़ समतल कहाँ है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है, तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसको महाभियोग बिना भी हटाया जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान देश को किस रूप में व्यक्त करता है, तो करता है राज्यों का संघ, और राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में बताया गया है, राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है, तो इस गतिरोध का हल कहाँ किया जाएगा, तो हो जाएगा दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य का साक्षरता का औसत दर कम है, तो बिहार है। अब अगला प्रश्न है कि आर्यों ने बिहार में किस घाट या दर्रे में प्रवेश किया था, तो आर्यों ने सबसे पहले या बोलन घाट या दर्रा में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है कि सुधोधन किस राज्य का राजा था, तो हो जाएगा कपिलवस्तु का। अगला प्रश्न है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से भारतीय राजा को जाना जाता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त, B.A. स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको भेजा था, तो ये भेजा था संघमित्रा को। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद था। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे, तो हो जाएगा धन्वंतरी। अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था, तो हो जाएगा शंकराचार्य किया था। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो हो जाएगा राणा कुंभा। कब करवाया था, तो 1448 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन किसने किया था, तो हो जाएगा राजा टोडरमल ने। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम दूत कौन था, तो हो जाएगा सर टॉमस रे था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, तो शिवाजी के गुरु का नाम दादाजी कोंडदेव था, दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई, तो हो जाएगा बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व, अगर बिहार से पूछे तो आंख मूंद के आपको वीर कुंवर से मार देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर आपसे पूछे कि बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो यह 20 तारांकित प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों कार्यकाल शून्य है, तो उनके कार्य का कौन संपादन करेगा? तो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन किसके निर्यात के द्वारा होता है? तो हो जाएगा रत्न एवं जवाहरात से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ क्या होता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो हो जाएगा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के मिश्रित की भूमिका होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि व्यापार का संतुलन पद का क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा आयात एवं निर्यातों में अंतर, आयात एवं निर्यातों में अंतर। अगला प्रश्न है कि जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है, तब भारत को बलपूर्वक क्या करना पड़ता है? तो हो जाएगा आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि समस्त आपूर्ति की तुलना में समस्त मांग में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में नियमित वृद्धि क्या कहलाती है? तो हो जाएगा मांग तान मूल्य वृद्धि, मांग तान मूल्य वृद्धि। अगला प्रश्न है कि बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य क्या है? तो हो जाएगा राजस्व घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई कितनी होती है? तो होता है 8 फीट होता है। अगला प्रश्न है कि चाइनामैन कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा क्रिकेट। और भारत में चाइनामैन क्रिकेटर कौन है? तो यह हो जाएगा कुलदीप यादव। कौन हो जाएगा? कुलदीप यादव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो हो जाएगा डांडी में। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को, क्योंकि कोसी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अफीम की खेती होती है? तो मुंगेर का, काटा वगैरह का भी यहीं निर्माण होता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए? तो हो जाएगा 8 बांध बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न है कि दक्षिण के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा नदी। और जो नर्मदा नदी है यह गुजरात की जीवन रेखा नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस स्थान में होती है? तो मेघालय। कौन से स्थान? मानसीराम। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो लेह में पड़ता है। और गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? तो हो जाएगा अमूल। और अमूल कहाँ है? तो गुजरात में इसका जो मुख्यालय कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम का जल प्रपात किस नदी पर है? तो हो जाएगा कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है कि भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो धान में दूसरा, नहीं चावल में दूसरा है, प्रथम चीन का है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 77। उस समय का था, ये डाटा बदल गया होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है? 90%। एक, क्योंकि एक क्वेश्चन जाएगा ना, करंट में जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है कि आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है किस राज्य के कार्यकाल में भारतीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई थी? तो हो जाएगा सुंदर सिंह भंडारी के समय। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? तो जब महाभियोग लगने पर इनको सूचना ऐसे 14 दिन हो जाता है। अगर उसमें गलती पाए जाते हैं तो इनको महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत इन पर महाभियोग लगाया जाता है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के निर्णायक मत कौन देता है? तो अध्यक्ष देता है। अध्यक्ष, जो अनुच्छेद 100 है, 100 में निर्णायक मत के बारे में ही बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो औद्योगिक विकास की शुरुआत 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो हो जाएगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों से। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो हो जाएगा 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना बनाने की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका है? तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्री राजेश पायलट की मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो हो जाएगा जयपुर के पास सड़क दुर्घटना में। अगला प्रश्न है कि लव बग किसका नाम है? तो बग आ गया तो एक कंप्यूटर वायरस है। समझ जाइएगा, बग क्या होता है? त्रुटि को कहते हैं। कंप्यूटर में त्रुटि को बग कहते हैं। बग हो गया क्या? वायरस हो गया। अगला प्रश्न है कि फिजी की राजधानी क्या है? तो सुआ है। मुद्रा वहाँ का डॉलर है, डॉलर।
वहाँ का मुद्रा डॉलर है। अगला प्रश्न है कि 2K का अर्थ क्या है, यानी 2000 सन 2000। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथन आनंद का नाम जुड़ा हुआ है, तो यह शतरंज खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है कि एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई जूल होता है। अगला प्रश्न है कि U92-235 की नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, तो 235 में से 92 क्या प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी 92 हो जाएगा। अगर वही न्यूट्रॉन की कहता तो 235 में से 92 घटा देते। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन की सहिति कितनी होती है, यानी मास बताना है, तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर कोश प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है, तो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो हो जाएगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% होता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था, तो हो जाएगा स्पुतनिक 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो हो जाएगा 24 घंटा। अगला प्रश्न है कि भूकंप के आने का समय व उसके उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण किससे किया जाता है, तो हो जाएगा सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग के किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है, तो हो जाएगा परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है किस उपकरण का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, तो हो जाएगा फैदोमीटर से। अगला प्रश्न है कि रेल के पटरियों के बीच में थोड़ा खाली जगह क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऊष्मा के दौरान प्रसारण देने हेतु। अगला प्रश्न है कि अवस्था परिवर्तन की अवधि में तापक्रम क्या होता है, तो हो जाएगा स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है, तो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 के होल ट्वाइस H2O DCaO हो जाएगा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है शुद्ध सोडियम धातु किससे प्राप्त की जाती है, तो हो जाएगा विद्युत अपघटन से। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम के अयस्क का क्या नाम है, तो हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है कि यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होगी, तो हो जाएगा NO2 होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है, तो हो जाएगा अर्धचालक के रूप में। अगला प्रश्न है कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कौन सा फास्फोरस वातावरण में जलने लगता है, तो हो जाएगा पीला फास्फोरस। अगला प्रश्न है कि कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है, तो हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनकी संरचना अलग हो उसको आइसोमर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि इथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का क्या नाम है, तो हो जाएगा एडिशन। अगला प्रश्न है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, यानी सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा किस तत्व का प्रयोग होता है परमाणु ऊर्जा के लिए, तो हो जाएगा यूरेनियम को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा लिटमस पेपर का। अगला प्रश्न है कि भारी जल का सूत्र D2O होता है, वासवर्न और यूरे के द्वारा इसका खोज किया गया था, अनुभार इसका 20 होता है, कितना 20 होता है। अगला प्रश्न है कि पटकृमि क्या है, तो हो जाएगा अंतः परजीवी होता है। अगला प्रश्न है कि अकेसिया क्या है, तो एक शुष्क फरोही है, शुष्क फरोही। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है, जाएगा कीवी। अगला प्रश्न है कि जीवित कोष की सभी प्रक्रियाओं का कोष कौन सा अंग नियमन करता है, तो हो जाएगा न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है कि पशु कोशिका में कौन सी अंगिका नहीं पाई जाती है, तो हो जाएगा कोशिकीय भित्ति। अगला प्रश्न है किस जीव में कसाभ पाया जाता है, तो हो जाएगा यूग्लिना। अगला प्रश्न है कौन सा जीव मृतोपजीवी पोषण लेता है, तो हो जाएगा म्यूकर। अगला प्रश्न है कि जारक श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है, तो हो जाएगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न है कि पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है, तो हो जाएगा किडनी, वृक्क। अगला प्रश्न है कि जड़ के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन कौन दर्शाता है, तो हो जाएगा शकरकंदी। अगला प्रश्न है कि एनीमिया का क्या लक्षण है, तो एनीमिया का ढीली और सिकुड़ी त्वचा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया किससे फैलता है, तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवाक्स से, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे सूर्य की कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, हरे पौधे तो सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, तो 2.2% कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति किससे संबंधित है, तो हो जाएगा लोहा से।
अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की तन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 +1 डायोप्टर शक्ति वाला लेंस की फोकस दूरी कितने के बराबर होनी चाहिए? तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को जब एक तरल में निमज्जित की जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए तरल के वजन के बराबर प्रणोद का अनुभव होता है, यह किसका सिद्धांत है? तो हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कि किस अम्ल में COOH समूह नहीं रहता है? तो हो जाएगा पिक्रिक अम्ल का। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? तो जल को विसंक्रमित करने के लिए। अगला प्रश्न है कि DDT क्या है? तो एक कीटनाशी है। DDT का आविष्कार पॉल मुलर के द्वारा किया गया था। पॉल मुलर के द्वारा 1948 में किया गया था। 1948 में इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सी गैस हवा में हल्की होती है? तो हवा में हल्की अमोनिया होता है। अगला प्रश्न है रेडियम क्या है? तो रेडियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पेंसिल में किसका उपयोग करते हैं? तो पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विपद नाम पद्धति का प्रचलन किसने किया? तो जाएगा कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस में जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में एजोला का प्रयोग करते हैं। एजोला का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है किस विभाजन द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जा सकता है? तो हो जाएगा सूत्री विभाजन को। अगला प्रश्न है कि ईस्टों के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ क्या है? तो हो जाएगा शर्करा एवं फल रस। अगला प्रश्न है कि लाइसोजोम को एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आत्मघाती थैलों के रूप में। अगला प्रश्न है कि एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से कब विभंदन किया जाता है? तो हो जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के द्वारा। अगला प्रश्न है कृत्रिम रेशम किससे तैयार किया जाता है? तो हो जाएगा लकड़ी के गुद्दे से। अगला प्रश्न है कि रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा कौन सा है? तो हो जाएगा मालबरी। अगला प्रश्न है कि बिम्बिसार कहाँ शासन किया था? तो हो जाएगा मगध पर। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वजावशेष पाए जाते हैं? तो हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र का ग्रंथकार कौन है? तो हो जाएगा अश्वघोष। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हो जाएगा 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न है किसके समय में ह्वेनसांग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था? तो हो जाएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545। अधिकतम कहे तो 550। पहले 552 हुआ करता था क्योंकि एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी बुलाते राष्ट्रपति ही हैं। अगला प्रश्न है कि संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के ही। धन वित्त विधेयक 117 में है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? तो हो जाएगा बहुमत खोने पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि सन 1951 में भारत ने कितनी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? कितनी? तो 9 पंचवर्षीय योजनाएं। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा तीव्र मृत्यु दर में तीव्र कमी। अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजन को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा केंद्रीकृत आयोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हो जाएगा कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस बंदरगाह में सबसे अधिक यातायात होता है? तो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह में। अगला प्रश्न है किस राज्य में तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है? तो तालाब तमिलनाडु सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम वनांचल वाला क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। और वहीं अगर प्रतिशत वाला कह देता तो मिजोरम हो जाता है। मिजोरम सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पूछे वन कहाँ है? तो मिजोरम में है। अगला प्रश्न है किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? तो एथेंस यूनान में हुआ था। 776 BC में हुआ था। 776 BC यानी ईसा पूर्व में हुआ था। और आधुनिक कहे तो 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्रीय दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त दल होना चाहिए? तो 4 राज्यों में। अगला प्रश्न है झारखंड की राजधानी रांची है। राष्ट्रपति लोकसभा को कम भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान का पहला अधिवेशन तो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। पहला प्रश्न है किस राज्य का संविधान अलग था? जम्मू कश्मीर, अब उसको खत्म कर दिया गया। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कितनी तिलियां हैं यानी आरिया है? तो 24 आरिया है। पहला प्रश्न है कि चुंगी कर क्या है? तो यह एक नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर लगाया गया एक प्रकार का टैक्स है। पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीक के विकास पर प्राथमिकता दिया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। अगर आपका संबंधित है तो हो जाएगा टेनिस, ब्रिज में भी होगा, टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा टेनिस। अगला प्रश्न है कि किस दिन राष्ट्र में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो जाएगा सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष हेमा मालिनी। अगला प्रश्न है कि संगीत की दुनिया में जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तो हो जाएगा तबला। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में किनके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा पुरुषार्थों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है कि राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? तो ये अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? तो हो जाएगा निजी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार कब से प्रारंभ हुआ? तो हो जाएगा 1991 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि आज का भारतीय अर्थतंत्र कैसा है? तो हो जाएगा विकासशील है। अगला प्रश्न है कि बिहार की अधिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? तो हो जाएगा कृषि पर। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग किया गया है? छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर किस देश ने अणु बम गिराया था? परमाणु बम, तो अमेरिका ने। अगला प्रश्न है कि धनराज पिल्लई का संबंध किस खेल से? तो हो जाएगा हॉकी। और बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हाफ कितने मिनट का होता है? तो 20 मिनट यानी 40 मिनट का टोटल होता है। वैसे ही कबड्डी भी 40 मिनट का होता है, कबड्डी भी 40 मिनट का, हॉकी 70 मिनट का होता है, फुटबॉल 90 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है कि मैच के लिए वॉलीबॉल टीम में न्यूनतम खिलाड़ियों की संख्या, वॉलीबॉल खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है, वॉलीबॉल 6 होता है। अगला प्रश्न है कि पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल में जो जाली नेट की ऊंचाई होता है 2.43 मीटर होता है, 2.43 मीटर होता है। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु की मात्रा किस में संदर्भित या प्रदर्शित की जाती है? तो हो जाएगा परमाणु मात्रा की इकाई में AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा किसको, ये जो इकाई है किसको प्रदर्शित करती है? तो हो जाएगा ऊर्जा को। अगला प्रश्न है कि उपग्रह वह पिंड है जो किसी पिंड के चारों ओर परिभ्रमण करता है, तो ये हो जाएगा उसमें उससे भारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी। और कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं? तो 8 ग्रह घेरे हुए हैं, 8। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस दिनांक को छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था रूस के कॉस्मोड्रोम से। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर या परिभ्रमण कितने दिनों में पूरा करती है? तो 365.1/4 दिन में। और किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की। अगला प्रश्न है कि स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? तो स्टार्च का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H5CHO होता है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? तो हो जाएगा एसिटिलीन। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो COOH होता है। अगला प्रश्न है कि जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको वल्केनाइजेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने की प्रक्रिया को घोलने पर क्या होता है? तो क्षारीय घोल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हो जाएगा CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको अधातु बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन का नुकसान ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अवकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण रूप से नेट पर निकाला गया सर्वप्रथम पुस्तक राइडिंग द बुलेट का ग्रंथकार कौन है? तो हो जाएंगे स्टीफन हॉकिंग। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है?
तो होता है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आज की तकनीकी दुनिया में WML का संक्षिप्त रूप हो जाएगा वाइड मार्कअप लैंग्वेज होता है, वाइड मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है कि मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था, तो हो जाएगा सातवाहन। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो हो जाएगा भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किससे संबंधित थे, तो हो जाएंगे फिरदौसी से। अगला प्रश्न है कि एक विशेष क्रम अथवा सिलसिला के शिक्षक द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के लिए सूफियों द्वारा किस पद का प्रयोग किया गया था, तो हो जाएगा वली। अगला प्रश्न है कि 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाले पर्यटक निकोलो कांटी कहाँ का था, तो हो जाएगा इटली का निवासी था। अगला प्रश्न है कि यदि पानी के साथ साबुन के झाग कठिनाई से निकलते हैं तो वह पानी कैसा होगा, तो हो जाएगा कठोर। अगला प्रश्न है कि परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो हो जाएगा परागाशय में। अगला प्रश्न है कि कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है, तो हो जाएगा आर्किड। अगला प्रश्न है कि मेडागास्कर में कौन सा प्राणी परिमृत है, तो हो जाएगा लेमूर। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो हो जाएगा RBC, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन के स्राव हेतु गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है, तो हो जाएगा TSH। अगला प्रश्न है कि परसिताद खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है, तो हो जाएगा विटामिन C की कमी से। अगला प्रश्न है कि कोष में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। और प्याज कोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो प्याज कोष में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। अगला प्रश्न है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद, तो हो जाएगा ऋग्वेद होता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था, तो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रांता था, तो हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि किस राजपुतानी रानी को अलाउद्दीन अपने अंतःपुर में ले जाना चाहता था, तो हो जाएगा पद्मावती को। अगला प्रश्न है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली, तो मिला था 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो हो जाएगा उड़ीसा से। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे गर्म स्थल भारत का, तो हो जाएगा श्री गंगानगर, हो जाएगा श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है कि बिहार की पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है, तो हो जाएगा पटसन की, पटसन जूट की। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मिलने वाली अच्छे किस्म के अभ्रक को किस नाम से जानते हैं, तो इसको रूबी माइका कहते हैं, रूबी माइका कहते हैं। और भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं, तो 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड जानते हैं, तो 2, यानी 1 और 2 को मिलाकर हो जाता है उसको GT रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न है कि भारत में इस्लामी राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न है कि शुंग राजवंश का प्रतिष्ठा कौन था शुंग राजवंश का प्रतिष्ठा, तो पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था, तो उसको पट्टा कहा जाता, पट्टा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह की भव्य समाधि कहाँ है, तो हो जाएगा सासाराम में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का क्रम सूरावर्दी जनप्रिय है, तो हो जाएगा सिंध। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावारती। और कौन सा अक्षांश बिहार से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा हो जाएगा। और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, लेटेराइट मिट्टी में काजू होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईख का उत्पादन में अग्रणी है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा सिंदरी में किया गया था, सिंदरी। अगला प्रश्न है कि भारत में जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो संथालों की। अभी सबसे ज़्यादा भील की जनसंख्या हो गया, भील। अगला प्रश्न है कि जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को क्या करना सबसे उपयुक्त है, तो हो जाएगा बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देना। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में एंग्लो
भारतीय प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा? तो अनुच्छेद 331 के तहत, जिसको अब समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या? तो 12 को राज्यसभा से और 2 को लोकसभा से, तो अब हो जाएगा कुल संख्या याद रखिएगा 12 ही होगा, ठीक है, पहले 14 था। अगला प्रश्न है कि राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व अनुशंसित कहाँ होता है? तो हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कौन सा तिलहन शस्य से भारत में सबसे अधिक उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा मूंगफली, और मूंगफली के उत्पादन में सबसे पहला स्थान गुजरात का है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत आदेश कौन सा है? तो इसको हैबियस कार्पस बोलते हैं, हैबियस कार्पस। अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थनीति को भी प्रतियोगी एवं प्रभावी वातावरण में शीघ्रता से समर्थन देने हेतु गठनात्मक समायोजन ऋण कहाँ पाया जाता है? तो हो जाएगा विश्व बैंक में। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सही गणना करने में क्या एक समस्या है? तो हो जाएगा मुद्रा रहित उपभोग। अगला प्रश्न है कि आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको अग्रगामी कर कहते हैं, अग्रगामी कर। अगला प्रश्न है कि आबकारी शुल्क किस प्रकार का कर है? तो हो जाएगा पन्ने का उत्पादन का एक कर है। अगला प्रश्न है कि आईडीबीआई भारत का औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? आईडीबीआई का स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात उद्योगों को किस अवधि में स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया है जो स्नायु को एक उद्दीपन के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोरेटर का कार्य क्या है? तो एक पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडा भाप देना। अगला प्रश्न है कि लेजर किरणपुंज के प्रधान लक्षण क्या है? तो हो जाएगा उच्च तीव्र संकीर्ण किरणपुंज। और चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अनन्य क्रिया नहीं करता है? तो हो जाएगा स्थिर आवेश के साथ, यानी स्तब्ध के साथ। और अगला प्रश्न है कि एक एकल घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आयास के अनुप्रयोग की दिशा में परिवर्तन करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और ये आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।